Jai Hind students. So today we will continue about the orbitals. Last क्लास में आपने लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया हमने कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। उसमें 1s है, 2s है, 3s है, ऐसे जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा उसमें नोड्स नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स के बारे में हमने बात की थी। और नोड्स का क्या मतलब था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी और बाकी एरिया में ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, तो पी आपको पता है कि पी 3 टाइप के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेट बनाने हैं पहले। ओके, एक्स वाई एंड जेड। फिर अब देखिए, अगर x में है तो x में डंबल ऐसे बनाएंगे, y में है तो y में डंबल ऐसे बनाएंगे, और z में है तो z में डंबल ऐसे बनाएंगे। अब देखिए x के लिए मैं अलग से ऐसे बना दे रहा हूँ, ये है। तो ये हो गया px, ये हो गया py, और ये हो गया pz। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं px, py एंड pz बना हुआ है। तो ये जो ऑर्बिटल्स का शेप है वो आपको 3D इमेजिन करना है, यानी ये बैलून जैसा एरिया होता है। ठीक है, 3D में स्फेरिकल जो आपको दिख रहा है, लेकिन वो डंबल शेप का होता है, ऐसे डंबल टाइप का होगा, और वो 3D में होगा, जहाँ पर कोई भी रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब नोड क्या होता है इसमें, देखिए ये एरिया जो होता है सेंटर पे, ओके, ये वाला एरिया नोड कहलाता है। सेंटर पे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो होती है, मिनिमम होती है, यानी कि नेग्लेजिबल। और यहाँ पर एरिया ऐसा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो सकती है ज़्यादा। सो इट मे बी नोटेड दैट 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, जो हमने पढ़ लिया 1s। 2s में आपको पता है एक नोड भी था, फर्स्ट डिक्रीजेस शार्पली टू ज़ीरो एंड अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि पहले डेंसिटी सेंटर में थी, फिर एक एरिया था जिसमें वाइट था, फिर एक एरिया था जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो सकती है यहाँ पर, और फिर सेंटर में, और बीच में एक ऐसा रीजन भी था जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है, उसे नोड बोलते हैं एस में। तो एस स्फेरिकल होता है, पी डंबल होता है। ऐसे आपको शेप बना के याद रखना है। After reaching a small maxima, it decreases again and approaches zero as the value of r increases. r का मतलब न्यूक्लियस से शेल की यानी ऑर्बिटल की डिस्टेंस जो होगी वो बढ़ती जाएगी अगर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती जाती है। ओके, The region where this probability density function reduces to zero is called nodal surface। ठीक है, जब सरफेस आ जाएगी यानी कि ऑर्बिटल की बाउंड्री आ जाएगी, उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाती है, जीरो हो जाती है फिर बिल्कुल। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ns ऑर्बिटल हैज़ n-1 नोड, दैट इज नंबर ऑफ नोड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमने बात की थी, ठीक है, कि 1s में 0 नोड है, 2s में 1 है, 3s में 2 है, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप n-1 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। These probability density variation can be visualized in terms of charge cloud diagram. In these diagram, the density of dot in a region represents electron probability density in the that region, जो हमने पहले बात की थी ऐसे s ऑर्बिटल्स में। ओके, और 1s में कैसे था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में सेंटर पे यहाँ ज़्यादा थी, और फिर ये एरिया क्या होता है, बाहर जाते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। ओके, और यहाँ पर दो रीजन ऐसे बनाए गए थे, ऐसे बनाएंगे। ओके, फॉर 1s एंड 2s। ओके, नेक्स्ट वन इज डी ऑर्बिटल। सॉरी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑर्बिटल, मिस्टेक है। ओके, ऑर्बिटल स्पेलिंग होती है आई, ऑर्बिटल। अब डी में D5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर S में आपने पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2। तो S हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल। P कैसा होता है, P में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6, लाइक 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। और ये 3 टाइप के जो होते हैं 1 2 3, यही होता है PX, PY एंड PZ। और डी में देखिए कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो ये 5 टाइप के जो हैं, ये कितने कौन कौन से हैं, DXY,
डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये आपको याद रखना है, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और दो और होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ओके, डी जेड स्क्वायर है ये 2। तो ये आपको देखिए इनमें से सबसे यूनिक एक याद रखना है, डी जेड स्क्वायर, जो लिखने में भी और दिखने में भी यहाँ पर, कि आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड जैसे एक्सिस होगा। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ। ओके, फिर से जब आप z की बात करेंगे तो जैसे आप x y z ऐसे 3 बना लें, ठीक है, ये x है, ये y है और ये z है सपोज। तो z पे आपको ऑर्बिटल ऐसे इस एक्सिस पे बनाना है, और यहाँ पर एक सर्किल है जो 3D सर्किल है, यानी पीछे की तरफ भी होगा ये। ओके, जैसे एक सर्किल होता है, यानी ये ऑर्बिटल के पीछे की तरफ भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा इस ऑर्बिटल की वजह से। ये डी जेड स्क्वायर ऐसे बनाते हैं। अब देखिए डी एक्स वाई में ये एक जैसे ही सब लग रहे हैं आपको देखने में, इसलिए मैं आपको बना के बता रहा हूँ कैसे बनाना है। कि ध्यान दीजिए इस बात पे, एक्स वाई एंड जेड, जब आपको डी एक्स वाई बनाना है तो x और y के बीच में, देखिए ये रीज़न है, x और y के बीच में ये और ये, x और y के बीच में ऐसे बनाएंगे, और दूसरा वाला जो है उसे बिना सोचे आप इसके जस्ट अपोजिट में ऐसे बना देंगे। ओके, इजी हो जाएगा बनाना। देखिए फिर से x y एंड z, डी जेड एक्स बना रहे हैं अब, तो z और x के बीच में जब बनाएंगे तो वो कहाँ आएगा, y पे, और इसके जस्ट अपोजिट में और एक ऐसे बना देंगे। नेक्स्ट होगा डी एक्स वाई जेड, बनाने के बाद लिखेंगे वाई जेड। ओके, डी एक्स वाई डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड। अगर वाई जेड है तो वाई जेड के बीच में ऐसे रीजन बनाएंगे, और इसके जस्ट अपोजिट ऐसा बना देंगे। ये तीनों बन गया। और आपको एक मैंने बता दिया डी जेड स्क्वायर, एक लास्ट है एक्स वाई जेड में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो आप याद रखिए कि एक एक्स पे बनाएंगे, ये एक्स है, और एक वाई पे बनाएंगे, ये वाई है। जेड रीजन में कोई ऑर्बिटल यहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो सो इट्स सो सिंपल। देखिए दिखने में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आपको किस एक्सिस पे बनाना है ये मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, इसको आप रिपीट करके वीडियो को फिर से अपनी कॉपी में वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाने की कोशिश करेगा, और फिर उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम आप कॉपी में बना के रखिएगा। ओके, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट इज शील्डिंग इफेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं कभी इसे। ठीक है, ये क्या होता है, शील्ड करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, रोकना। ओके, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, शील्डिंग का मतलब शील्ड करना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ के ऊपर एक कवरिंग लगा देना जिससे वो चीज़ बच जाए, अंदर सेफ रहे, ऐसी चीज़ होती है। तो कुछ वैसी ही बात यहाँ हो रही है केमिस्ट्री के टर्म में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, देखिए जब भी कहीं न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, फिर फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे बात करते हैं। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ऐसे। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, तो इनर शेल कौन है, फर्स्ट शेल सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, सेकेंड भी है इनर, और आउटर सबसे कौन सा, लास्ट वाला। ओके, तो आउटर टू इनर अगर हम बात करें तो क्या होगा, एम एल के सबसे अंदर वाला है इनर। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन हैं उनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, और उनके न्यूक्लियस में किसी भी एटम के पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है जो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो उनका जो अट्रैक्शन पावर है वो अंदर वाले शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन पर ज़्यादा अटेंशन होती है उसकी, और आउटर मोस्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें उस प्रोटॉन का अट्रैक्शन पावर जो होता है, अटेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे आप जानते हैं क्लास में कि टीचर पढ़ा रहा है तो जो फर्स्ट बेंच है, सेकंड बेंच है, थर्ड बेंच है, उस पर उसकी अटेंशन ज़्यादा होती है, और जो लास्ट बेंच में होते हैं जितने ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाती है टीचर से उतना उसका अटेंशन कम हो जाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, ये नेचुरल है, बट हम उसे अवॉइड करते हैं। हम स्पेशली बैक बेंचर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं, या आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नेचुरली क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में यानी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाती है तो वहाँ से सेंटर से अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। ओके,
यही यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, द इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि उन पर पूरा अटेंशन जो है प्रोटॉन का वो नहीं मिलता, पूरा अट्रैक्शन उस पर नहीं आता। इस वजह से इसे हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस लोअरिंग को, इस चीज़ के रिड्यूस होने को हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब जैसे मैं आपसे बताऊं कि टीचर पढ़ा रहा है और अगर फर्स्ट सेकंड बेंच पे कोई स्टूडेंट नहीं बैठा है, सीधे फोर्थ या फिफ्थ बेंच से बच्चे बैठे हैं, तो अगर वो आगे बेंच पे फर्स्ट सेकंड पे बच्चे नहीं हैं तो टीचर का अटेंशन सब क्या होगा, फोर्थ बेंच से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि वही बात है कि इनर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट वहाँ पे अटेंशन पूरी मिलेगी, यानी कि उसका अटेंशन किसकी वजह से रुक रहा है, जो फर्स्ट सेकंड बेंचर्स हैं। यानी कि यहाँ पर कहेंगे कि भाई इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा ये। दिस इज नोन एज द शील्डिंग of the outer shell electron from the nucleus by the inner shell electron, and the net positive charge experienced by the outer इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो जितना उन्हें अट्रैक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं कि जो घट गया है, पहले जैसा नहीं है, उसको जितना भी है अब उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव उतना ही है, तो उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो एक्चुअली में न्यूक्लियस पे चार्ज है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ रिड्यूस होकर मिल रहा है, तो जितना भी इफेक्टिव होता है घटने के बाद उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या होगा, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ओके, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, कितना ज़्यादा स्क्रीनिंग हो रही है, और Z के बाद माइनस है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी जितना ज़्यादा उसका प्रोटॉन का पावर होगा, और Z इफेक्टिव क्या है, जो इफेक्टिव हो रहा है अब, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट लगने के बाद। ओके, okay students, so we will continue next topic in next lecture. Thank you.